हेलो बच्चों, देखिए ये वाला वीडियो मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इसलिए बना रहा हूँ कि आपको जो सीयूईटी 2006 एग्जाम होने वाला है उसके बारे में इंटीमेशन दी जा सके और इसकी नॉलेज दी जा सके। आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, सबसे पहले उस एग्जाम को समझना जरूरी है, और खास तौर पे अगर वो कंडक्ट हो रहा है एनटीए के थ्रू, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सबसे पहली चीज, आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एक एकेडमिक एग्जाम में। आज तक आपने अपनी लाइफ में कोई भी एग्जाम दिया है ना, तो वो सिर्फ एकेडमिक दिया है। ये आपकी लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एक अलग चीज होती है। यहाँ आपकी ही परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती है, बल्कि दूसरे बच्चों की भी परफॉर्मेंस मैटर करती है। हो सकता है कि आप यहाँ पे 90% मार्क्स लेकर आए लेकिन आप फेल हो जाए। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए, अगर आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो आपके आए हुए मार्क्स में कैप्चर नहीं हो पाया, देन यू आर फेल, यू आर आउट ऑफ रेस। बहुत ध्यान से इस एग्जाम की तैयारी करनी है। आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, एक्सपेरिमेंट्स करने का वक्त नहीं होगा। ठीक है? तो मैं इस वीडियो में आपको दो चीजें बताने वाला हूं। पहले, आप जो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सीयूईटी के एग्जाम को कंडक्ट किस तरह से करता है, और इसके कंडक्शन में जो ढेर सारे अलग अलग डेट्स पे इवेंट्स आने वाले हैं अगले 1.5 महीने में, उसके बारे में एक ग्लिम्स दूंगा आपको। डिटेल में नहीं जाएंगे, बेकार में हम लंबी कर देंगे इस वीडियो को। तो आपको एक शॉर्ट और क्रिस्प इंफॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। आप ध्यान से देखते हुए चलना। देखिए, सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आप इसे देख सकते हैं, और इससे इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि आपका एग्जाम कैसा होने वाला है। सबसे पहले इसमें एक आपके लिए एक दोहा है, और वो दोहा एक्चुअल में सीयूईटी एग्जाम को बिल्कुल मैच करता है। और बहुत सालों, मतलब बहुत सदियों पहले, इनफैक्ट एक हमारे फिलोसफर हुए थे रहीम जी, और रहीम जी ने एक दोहा कहा था कि आप सिर्फ एक चीज को साधिए तो सारी चीजें सध जाती है। साधने का मतलब होता है अचीव करना। तो एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे तो आपकी सारी चीजें उससे अचीव हो जाती है। अगर आप सारी चीजों पे फोकस करेंगे, माय डियर फ्रेंड, आपको कुछ भी अचीवमेंट नहीं होता है। तो एक जगह पे फोकस करिए, स्ट्रेटेजिकली काम करिएगा। ये इसका मोटो मान के चलिए सीयूईटी एग्जाम का। अच्छा, अब आपको बताता हूँ कि देखो, ओवर द ईयर इसमें कंपटीशन किस तरह से बढ़ा है। 2022 में सबसे पहली बार सीयूईटी एग्जाम स्टार्ट हुआ। देखो, सीबीएसई एग्जाम की ना एक लॉन्ग हिस्ट्री है। सीबीएसई एक तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराता है। सीबीएसई ये बता देता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये करके आना। एनटीए ये कहता है कि केवल एनसीईआरटी पढ़ के आना। मैं आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, और वो लिटरली कहीं से भी पूछता है। आप एनसीईआरटी की बुक अगर ओपन करेंगे तो उसके अंदर आप ये पाएंगे कि डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, उसके अलावा ग्लॉसरी होती है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सर वो कैसे याद करें, वो कैसे पढ़ें? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने सिलेबस में होते हुए नहीं पढ़ी है, क्योंकि मेरे बच्चों आप पढ़ाई कर रहे थे सीबीएसई के हिसाब से, सीबीएसई के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से। यहाँ इट्स क्वाइट डिफरेंट गेम। हो सकता है कि वो आए, और हो सकता है कि वो ना आए। आ गया तो आपको लगेगा कि ये तो मतलब बिल्कुल 12th क्लास जैसा है, लेकिन अगर नहीं आया तो आपके पास कोई सेकंड चांस नहीं। बी वेरी वेरी फोकस ऑन दिस। देखिए, कंपटीशन लेवल ओवर द इयर्स बढ़ा है। पिछले साल का डेटा आपको बताता हूँ। 15,22,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे। ठीक है? उसमें से अपीयर कितने हुए ये डाटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो इसमें भी रजिस्ट्रेशन जितने हुए हैं, वो सुनने में ये आ रहा है कि इट हैज क्रॉस्ड 16 lakhs, बट स्टिल नो डाटा इज अवेलेबल। दैट्स वाई मैंने अभी यहाँ पे कोई डाटा पुट नहीं किया है। अच्छा, अब हमारे किस तरह से एग्जाम होने वाले हैं। देखिए, होता ये है, आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर चुके हैं। अब रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद सिर्फ पता है क्या करना है। तो ये जो डेट्स गिवन है इन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये मैं अभी समझाऊंगा। ये देख लो कितनी सारी डेट्स है। बस इतनी बात समझ लो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो क्लासेस है वो
अगस्त के एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगी। उससे पहले तो सिर्फ इस प्रोसेस से गुजरना है। और इस प्रोसेस में आपके पास जो प्रिपरेशन का टाइम होगा ना मेरे बच्चों, वो यहां से यहां तक का होगा, 1 अप्रैल से लेके 8 में। हालांकि एनटीए की तरफ से एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है वो रखी गई है 11 में। तो वैसे तो देखा जाए तो 11 मई तक है, लेकिन 3 डेज हम थोड़ा सा रिवीजन एक्सेट्रा इन चीजों के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन अगेन आपको एक बात बताऊं, 11 मई से भी स्टार्ट नहीं होने वाले, क्योंकि एनटीए ये बोल के चल रहा है कि ये टेंटेटिव डेट है। लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ था। ये जो 8 मई देख रहे हो यही थी टेंटेटिव डेट लास्ट ईयर, और एग्जाम स्टार्ट हुए थे 20 मई से। तो इस साल भी कुछ ऐसा होगा। बहरहाल इतना मान के चलिए कि आपके पास लगभग 40 to 45 डेज मिलेंगे, और आपके हर सब्जेक्ट का एग्जाम एक दिन होगा। इस गलत फहमी में मत रहिएगा। अलग अलग होंगे, इस गलत फहमी में भी मत रहिएगा। हो सकता है कि 3 सब्जेक्ट एक दिन आ जाएं, हो सकता है एक सब्जेक्ट एक दिन आए, हो सकता है कि आपकी सिटी एक एग्जाम की गुड़गांव हो, दूसरी सिटी दिल्ली हो, या तीसरी सिटी उससे दूर हो। ये तो देखो टाइम का कंस्ट्रेंट होता है। ओके। हमारा जो ये एग्जाम होने वाला है, ये पहली एक चीज, ये पेन पेपर का एग्जाम नहीं है, इट्स बेसिकली एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे हम सीबीटी मोड बोलते हैं। उस सीबीटी मोड के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन पहले थोड़ी सी अच्छी बातें समझते हैं, जिससे कि हमारा तैयारी करना थोड़ा सा आसान हो। देखिए हमारी ये जो प्रिपरेशन है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बेसिकली फोकस्ड है। इसमें हमारे पास जो मेजोरिटी तौर पे देखा जाए तो ज्यादा बच्चे जो टारगेट करेंगे वो ये 2 कोर्सेज, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम पास। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी सीट्स है। ये लास्ट ईयर का डेटा है, हो सकता है कि इस साल थोड़ी सी सीट्स और बढ़ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। 8206 बीकॉम ऑनर्स के लिए ओवरऑल यूनिवर्सिटी के अंदर सीट्स है, और 16,164 बीकॉम के लिए सीट्स बताई जाती हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी मैंने आपको ये बताया कि आपको अगर नॉर्थ कैंपस में जाना है तो आपको कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे, बीसी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में तो कितने करने होंगे, साउथ कैंपस के लिए कितने करने हैं, और ऑफ कैंपस के लिए कितने करने हैं। पहले इस कैंपस की डिटेल की समझ लें। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सबसे क्रीम कॉलेजेस वो कहाँ पर है, नॉर्थ कैंपस। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी के जो कॉलेजेस है वो है साउथ कैंपस। लेकिन साउथ कैंपस में वेंकटेश्वर कॉलेज है, जो एक क्रीम कॉलेज है। लेकिन मैं वेंकटेश्वर कॉलेज के बियॉन्ड अगर नीचे जाती हूँ तो मैं अ, इतना किसी को प्रेफरेंस नहीं दूंगा, बट वेंकटेश्वर कॉलेज इज वेरी गुड कॉलेज। अच्छा, फिर उसके बाद आइए आप ऑफ कैंपस में। ऑफ कैंपस में मतलब ये है कि ये कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, ये एक कैंपस में नहीं आ रहे हैं, अलग अलग स्कैटर्ड कॉलेज हैं। तो ये अलग अलग जगह पे है, जिसमें भी कुछ अच्छे कॉलेज है, जैसे कि शहीद भगत सिंह कॉलेज है, जो बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम कोर्सेज कराता है, एंड इट्स एक्सीलेंट कॉलेज, इट्स एन एक्सीलेंट कॉलेज। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर हमें बीकॉम ऑनर्स करना है तो इसे करने के लिए आपके पास ये वाले सब्जेक्ट्स में से कोई एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऊपर वाला कॉम्बिनेशन कहता है कि एक लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, और 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। लिस्ट बी में जाने की जरूरत नहीं है, वो आपने जो फिल कर रखे ना, उसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं। इको हो सकता है, बीएसटी हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस लैंग्वेज नहीं। ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन देखो, ये तो ज्यादातर बच्चों के लिए कॉम्बिनेशन है नहीं। कॉमर्स के बच्चों के लिए कॉम्बिनेशन बेसिकली ये होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन वन असल में ना साइंस के बच्चे जो आने वाले हैं ना बीकॉम में, पहले एक बात सुन लो, साइंस वाले बच्चे बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई करते हैं भाई। एसआरसीसी इज ए वेरी रेपुटेड कॉलेज। सुनिए, केवल यहाँ के इंडिया के बच्चे नहीं, बाहर के बच्चे भी अप्लाई करते हैं, अब्रॉड से भी एसआरसीसी में एप्लीकेशन आती है। कंपटीशन एसआरसीसी के लिए इज वेरी वेरी टफ। लेकिन देखिए, अगर तैयारी टफ है ना तो एग्जाम इजी है, तैयारी इजी है ना तो एग्जाम टफ है। बस तैयारी पे फोकस करिए, रिजल्ट आपके हाथ में है नहीं।
तैयारी आपके हाथ में है, उस पर फोकस कीजिएगा। आप अगर इसे गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1000 में से कितने मार्क्स एक जनरल कैटेगरी को लेना है। अगर उसे नॉर्थ कैंपस हिट करना है तो 950, ध्यान से, इट्स वेरी लाइक हैवी लोडेड मार्क्स, 950 स्कोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट मेहनत वाले के लिए मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। जिसने अपनी के तुक्के मारे हैं उसके लिए तो ऑफकोर्स मुश्किल होगा। अच्छा, हमारा जो सिलेबस है ना सीयूईटी का, वो यहाँ मैंने प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन मैं आपको जो सिलेबस यहाँ दिखाने वाला हूँ वो सीधा हम है ना वेबसाइट से देखेंगे, यहाँ से नहीं देखेंगे। क्योंकि इसमें मैंने अभी तक एक चीज ऐड नहीं की है, वो है इकोनॉमिक्स का जो लेटेस्ट सिलेबस है, ठीक है। इसमें मैंने ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अगर कोई बच्चा अपेयर करने वाला है तो उसका भी सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। ओके। ओके, ध्यान से सुनिएगा। हमारे इस एग्जाम का पैटर्न किस तरह से रहने वाला है, तो अगर हम इस बात को ध्यान से समझें कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, तो एग्जाम का पैटर्न देखिए, ये रहा। देखिए 60 मार्क्स का, सॉरी 60 मिनट्स का ड्यूरेशन है, 50 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ये रहा। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना, सीबीटी मोड। हर एक सब्जेक्ट में आपके कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, 50। और हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होने वाले हैं, 5 फॉर करेक्ट आंसर। गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1 मार्क की। इसे अब आप है ना इस तरह से समझिएगा, तब आसानी से बात समझ में आएगी। मान लीजिए आपने तुक्के में 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, 40 क्वेश्चन आपके सही हो गए। अब आपको ये लगेगा कि मेरे मार्क्स कितने आने वाले हैं इसके अंदर, 40। क्योंकि हम तो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सीबीएसई के बैकग्राउंड से आ रहे हैं ना। हमने तो कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया नहीं है, हम तो अपने आप को जजमेंट वैसे ही करते हैं कि 50 का करके आए हैं और 40 तो सही है, तो 40 मार्क्स आएंगे, 80% बन गए तो मेरा स्कोर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। तो 50 में से 40 सही करते हैं तो आपके मार्क्स 30 आएंगे। फिर उसके बाद एक और भी गड़बड़ है जो आपके हाथ में नहीं है, वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बच्चों के मार्क्स कम या ज्यादा हो जाते हैं। और कम या ज्यादा होने का जो रीजन होता है वो ये होता है कि कुछ बच्चों के एग्जाम की डेट पहले आ जाएगी, 11 मई के आसपास के एग्जाम की डेट अप्रैल में आएगी। तो अप्रैल में जाने वालों के पास एक्स्ट्रा टाइम होता है। तो इसलिए कंसीडर करते हुए एक्स्ट्रा टाइम, या फिर कई बार क्वेश्चन पेपर किसी बच्चे का आसान आ गया, किसी बच्चे का किसी मतलब शेड्यूल ऑफ एग्जाम में मुश्किल आ गया, तो उन चीजों से निपटने के लिए जो एनटीए है वो एक प्रोसेस चलाता है जिसे वो नॉर्मलाइजेशन कहता है। नॉर्मलाइजेशन में मेरे बच्चों, अगर आपके 5 मार्क्स हो तो आप 40 का करके आए, 10 गलत करके आए, 30 वैसे ही हो गए, 5 और कम हो गए तो 25 हो गए, एंड यू आर आउट ऑफ रेट। दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस एग्जाम। समझिए इस पेपर, ठीक है। इसे इतना हल्के में मत लीजिए कि मैं सिलेबस जानता हूँ, ये हो गया वो हो गया। मैंने, अच्छा यहाँ मैंने ये भी सुना है, कई बच्चे ये कहते हैं कि सर, मेरा एक दोस्त है, उसने तैयारी की नहीं और उसका सिलेक्शन हो गया, वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस कॉलेज में जा रहा है, इस कॉलेज में जा रहा है, इवनिंग में जा रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट में जा रहा है। हो सकता है कि इस तरह से हो गया हो, लेकिन आपको एक बात यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखनी है कि वो बच्चा हो सकता है कि स्पेसिफिक कास्ट कैटेगरी से हो। कैटेगरी से होने का फायदा बच्चों को मिलता है। वो है तो कम मार्क्स में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी न किसी को करेंगे। तो इन सारी चीजों से प्रभावित मत हुई, ठीक है। कुछ बच्चे, आपको हो सकता है कि ये एडवाइस करें वो एडवाइस करें, कैरियर तो दोस्त आपका है, उन बच्चों का नहीं है। तो प्लीज बी वेरी सीरियस रिगार्डिंग दिस। अच्छा देखिए, ये जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ये किस तरह से हमारा
क्वेश्चन आता है। अब बेसिकली आपके सामने ना क्वेश्चन पे इस तरह की स्क्रीन आएगी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये 4 पॉइंट्स होंगे, इनमें से A B C D कुछ इस तरह से ऑप्शंस होंगे। ये क्वेश्चंस नंबर है, 50 क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आपने आंसर कर दिए, जैसे देखिए ये आंसर्ड का साइन है, जो आपने आंसर नहीं किए वो रेड मार्क आ जाएंगे। ठीक है। कई बार आपके सामने ना ये भी ऑप्शन आता है कि आप इसे रिव्यू के लिए छोड़ सकते हैं। आप है ना जैसे यहाँ पे करेंगे, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे, या फिर आप सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, रिव्यू का मतलब ये होता है कि मैं इसे दोबारा आके चेक करूंगा। ठीक है। फिर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, मतलब ये कि आपने इसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया है और फिर आप नेक्स्ट पे जा रहे हैं। या फिर आपने अगर कोई जैसे विजिट नहीं किया है तो वो इस तरह से साइन आएगा। ये शीट आपके साथ शेयर्ड होगी। सीबीटी मोड में किस तरह से एग्जाम होता है मैं आपको पूरा समझाऊंगा, पूरा बताया जाएगा कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है। वैसे भी इसके सीबीटी मोड के अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बट लेट इट बी, आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। अब एक बार जरा हमें ना सिलेबस देखते हैं, जिससे ना आपको थोड़ा सा ये अंदाजा हो जाए कि किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, आपने ध्यान दियो तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देखो मैं किसको बोल रहा हूँ, इंग्लिश। वाकई में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा कंपटीशन इंग्लिश का है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे लैंग्वेज में इंग्लिश को ऑप्ट करते हैं, हिंदी में ऑप्ट करने वाले एक लैंग्वेज है कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है वो इस नॉर्मलाइजेशन ऐड करेगा, वो इस सब्जेक्ट में करेगा। और इसके अलावा इसमें ना बच्चे ना एक बहुत बड़े मिथ में जीते हैं, सर हमने तो इंग्लिश पढ़ ली है ना ग्रेड 12th के अंदर, तो अब क्या पढ़ने की जरूरत है। तो बेटा, पहले सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा है, जो इंग्लिश आपने पढ़ी है ग्रेड 12th के अंदर वो यहाँ आनी, यहाँ पे जो इंग्लिश आने वाली है वो टोटली डिफरेंट है। लिटरेचर पार्ट है नहीं, जो यहाँ अनसीन पैसेजेस वगैरह आएंगे, ग्रामर आने वाली है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आप ध्यान से देखिए ना, देखिए इसका सिलेबस क्या कहता है, देखो कितनी खतरनाक बात है इस लाइन में। आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चंस फ्रॉम लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू। इसी वजह से तो एनटीए को बच्चे इतना कि वो ये कह रहे हैं कि हम ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे बट सिलेबस इज नॉट लिमिटेड टू, इसके बियॉन्ड भी हम कुछ पूछ सकते हैं। तो सर हमारे हाथ में क्या है, आपके हाथ में, पहले ये कवर करें, नॉट लिमिटेड टू वाला। ठीक है। जो आपको कवर करना है, देखो कितनी खूबसूरत से, कितना आसान लगेगा बच्चे को, बच्चा देखेगा अरे दो ही टॉपिक है, और वो बच्चा नॉट को तो इग्नोर कर चुका है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये तो मुझे आता है, ऐसा नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 टाइप के हैं। फैक्चुअल, फैक्चुअल का मतलब है कोई एक इवेंट है, कोई एक इंसिडेंट है, उसके ऊपर एक पैराग्राफ आएगा और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आसान होता है। नरेटिव, नरेटिव बेसिकली स्टोरी ओरिएंटेड होता है, ये भी आसान होता है। लिटरेरी, ये जो पैसेज होता है, जो बच्चे सबसे ज्यादा लिटरेरी से करते हैं, लिटरेरी पैसेजेस बेसिकली पोएम्स एक्सेट्रा होती है, और पोएम्स के बेसिस पे से क्वेश्चंस मांगे जाते हैं। तो अगर आपके पास लाइक इफ यू हैव गुड वोकैब एक्सेट्रा इंग्लिश, ये तो फिर ये ठीक है। जनरली ये देखा गया है कि बच्चे इसको डिफिकल्ट फील करते हैं और वो बोलते भी हैं कि ये डिफिकल्ट है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इसमें हमारा, ठीक है, वर्बल एबिलिटी में यहाँ आपको 4 टाइप्स ऑफ वर्बल एबिलिटीज बताई हुई है। रीअरेंजिंग करना, मैच द फॉलोइंग, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। सुनिए, अभी इसमें बहुत ज्यादा डिटेल है। ठीक है। मेरा मकसद आपको सिर्फ ये बताना था, इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू नाउ, सबसे ज्यादा टाइम आपको इसी को देना है। ठीक है। और इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। कैब पड़ेगा, बट बच्चे करते हैं, आपको भी करना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट सिलेबस। ओके, अगला जो सब्जेक्ट है हमारा, अगर हम वो ध्यान से देखते हैं तो
नेक्स्ट सब्जेक्ट पे अगर हम इसी वेबसाइट को फॉलो करते हुए चलते हैं तो देखिए नेक्स्ट हमारा आने वाला है, जस्ट मिनट। नेक्स्ट इज, हाँ जी, अकाउंटेंसी। देखिए अकाउंटेंसी के बारे में आप एक चीज को लेके निश्चित रह सकते हैं, जो ग्रेड ट्वेल्थ का सिलेबस अब वही है, बस इतना ही निश्चित। एक और बात, यूनिट 5 दो ऑप्शंस है, ये एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है। तो ये जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में हम तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इसमें वही कवर करते हैं, बट देखो उसका सिलेबस था लेंथी। और एक और बात सुनिएगा, के लिए अच्छी बात यह है कि आपने वो लेंथी सिलेबस कवर किया हुआ है, लेकिन आपके लिए बुरी बात यह है कि यहाँ पे अप्रोच है, यहाँ पे क्वेश्चन कहीं से किसी भी लाइन से कुछ भी उठ के आ सकता है। सीबीएसई फिक्सेट करता था, इस वजह से सीबीएसई का एग्जाम अच्छा हो। जरूरी नहीं है कि अकाउंट्स का एंटी एग्जाम भी आपका बेसिस पे आप, सर लेकिन एमसीक्यू तो वही होंगे ना जो पैटर्न हमारा वहां पे था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पैटर्न डिफरेंट आता है, इसे कुछ भी लाइन उठा के तुम नहीं। बहुत डेप्थ है कि एनसीईआरटी की थ्योरी आपको अच्छे से मिलेगी, क्वेश्चंस को कैसे करते थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। यहाँ आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों पे ध्यान देना होगा, लेकिन वो जैसे होगा वो फिर इंडिविजुअल सिलेबस का डिस्कशन हो जाएगा, तो हम उस पे तो नहीं जाएंगे। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस। एक बार जरा बिजनेस स्टडीज को भी देख लेते हैं, फिर अगला हमारा इम्पोर्टेंट आएगा वो इकोनॉमिक्स है। वो वैसे मैं पहले ही बता देता हूँ। अच्छा अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, लेकिन मैं फिर से आपको एक बात बताऊं। देखिए कोई चेंज नहीं है अकाउंट्स और बिजनेस के सिलेबस, ये वही है जो आपने ग्रेड 12 में पढ़ा, लेकिन बच्चों अप्रोच डिफरेंट है। अच्छा बिजनेस स्टडीज तो फिर भी आसान है, वो इस वजह से क्योंकि बच्चा है ना बिजनेस स्टडीज को एनसीईआरटी से ही जनरली पढ़ता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ी हुई है तो फिर से एक बात बता दूं, सीबीएसई इंपॉर्टेंट टॉपिक सेट करती है, डिफरेंट है चीज, टॉपिक्स डिफरेंट नहीं है यहाँ कुछ भी। सब तो एक बार वो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, वो अपनी चीजें छोड़ रखी है, हो सकता है कि वो भी आपको एक बार अच्छे से करनी पड़े। ओके नाउ नेक्स्ट इकोनॉमिक्स। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, देखिए इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें गड़बड़, एनटीए ने यहाँ गड़बड़ खूब मचाई है। सबसे पहली चीज ये, इकोनॉमिक्स पूरी 12th वाली आने वाली है, और सुनो पूरी 11th वाली भी है। पूरी नहीं है, स्टेटिस्टिक्स नहीं है, बट उसका एक 50% पांच जो हमारा 11th में होता था माइक्रो इकोनॉमिक्स वो आएगा, और माइक्रो इकोनॉमिक्स की यहाँ 4 यूनिट्स हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आओगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वो एग्जैक्टली वैसे ही है जैसा होता था ग्रेड 12th के अंदर, वही 5 यूनिट्स हैं। इंडियन इकोनॉमी पे आओगे तो यहाँ पे भी वही आपका सिलेबस है जो आपका ग्रेड 12th में था, लेकिन देखिए इकोनॉमिक्स को कितने बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, बहुत कम। यहाँ पे चलिए इकोनॉमिक्स पे भी बहुत ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, तवज्जो का मतलब ध्यान होता है, समझ गए। ओके, तो ये बेसिकली हमने इम्पोर्टेंट जो अपने सब्जेक्ट्स थे वो कवर भी कर लिए, मैंने आपको ये भी बता दिया कि बहुत ध्यान लगा के सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करना है, एग्जाम मत समझ के मत चलिएगा। देखिए पेरेंट्स भी यहाँ एक मिस्टेक ये कर देते हैं कि वो बच्चों पे ना ग्रेड 12th के एग्जाम पे तो प्रेशर बनाते थे, प्लानिंग करते थे, लेकिन सीरियसली आपको एक बात बताऊं, वो अब ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, वो दिन जा चुके हैं। फोकस कीजिए सीबीएसई के अलावा एनटीए पे भी, नाउ तो सीबीएसई इज कम्प्लीटली गॉन, तो फोकस तो आपको अब इस पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन मिलेगा इसके बेसिस पे। सिलेबस आपने किया हुआ है, बस अब अप्रोच के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो मैं वर्कशीट्स, मॉक टेस्ट एक्सेट्रा ये सारी चीजें प्रोवाइड करता रहूंगा, आप वहां से तैयारी करिएगा। सुनिए देखिए ऐसा है,
ये नहीं है कि आपको मैं कुछ ऐसा इनवाइट कर रहा हूँ कि आप आइए और मेरे पास ही पढ़िए, लेकिन कहीं से भी पढ़िए, प्लीज इसे फोकस होकर पढ़िए। क्योंकि यहाँ बच्चे गलती करते हैं, ग्रेड 12 के बाद का जो कैरियर होता है वो इंडिया के अंदर एक बोटल नेक फिनोमिना होता है। ये एक ऐसी टर्म है जो हमारे इंडिया का ग्रेड 12 के कैरियर के, ग्रेड 12 के बाद जो कैरियर में ग्राफ में जो गिरावट है, वो नहीं करते। और ये गिरावट बेसिकली क्या होता है, ग्रेड 12 तक तो स्कूल टीचर पेरेंट्स सारे बच्चे के पीछे थे, यहाँ बच्चा आके फ्री हो जाता है, बच्चा डिसिप्लिन तरीके से लेना होता है। देखिए, चीजें ऐसी हैं जो डिसीजन पे आपके मैटर करेगी। डिसाइड सही तरीके से सही वैल्यूएशन से करिएगा, तो आपका आने वाले के लिए आपके लिए easy है। अगर आप गलती करी तो फिर आपको दुख होगा, और फिर चीजें ना थोड़ी सी मुश्किल हैं। इसलिए आप इसे आसान बनाइए, वाइज डिसीजन लीजिए, सही से लीजिए, करने के लिए पूरी लाइफ पढ़िए, क्रिकेट मैचेस एक्सेट्रा टीवी, पूरी लाइफ आएगा। ओके, सो विद दिस नोट, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड next time, take care of yourself.